संतुलन का सिद्धांत। भूपटल पर ऊंचे पर्वत, विषम पठार, मैदान और निम्न सागरीय बेसिन आदि विभिन्न भूआकृतियाँ स्थित हैं। यही नहीं, धरातल पर एक और जहाँ गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी स्थल रूपों का निर्माण है, वहीं परिवर्तन में सक्रिय रहने वाले अंतर्जात बल और बहिर्जात बल हैं जो अपना कार्य करते हैं। इन परस्पर विरोधी बलों द्वारा भूगर्भ तथा धरातल पर अनेक उथल पथल होती रहती हैं तथा यहाँ पर आश्चर्य का विषय है कि भूपटल पर समस्त आकृतियों के मध्य संतुलन एवं स्थिरता बनी हुई है। अवश्य संतुलन के पीछे कोई न कोई अदृश्य शक्ति काम करती है, जिसे विद्वानों ने भू संतुलन या समस्थिति नाम दिया। आइसोस्टेसी शब्द लैटिन भाषा के आइटोस्टेटियस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है समान स्थिति, इक्वेपोशिया। समय स्थिति को हम सही ढंग से इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि आइटोस्टेसी जो शब्द है वो आइसोस्टेसियस शब्द से बना है जो लैटिन भाषा का है, और इन इक्वेपोशिया अर्थात समान स्थिति इसका सामान्य अर्थ प्रकट होता है। लेकिन परिभाषिक रूप से हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों, पर्वत, पठार, मैदान आदि तथा निम्न बेसिन के मध्य भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता या संतुलन की दशा को हम भू समय स्थिति कहते हैं। आइसोस्टेसी simply means a mechanical stability between the upstanding part and lying basin on a rotating earth. होम्स के मत के अनुसार समस्थिति संतुलन की वह दशा है जो भूपटल के ऊपर विस्तृत विभिन्न ऊंचाई वाले विशाल पर्वतमालाओं, पठारों तथा मैदानों के मध्य में पाई जाती है। जेई स्टीयर्स के हिसाब से पृथ्वी के धरातल पर जहाँ कहीं भी संतुलन विद्यमान है, समान धरातलीय क्षेत्रों के नीचे पदार्थ की मात्रा वहाँ समान पाई जाती है। तो समस्थिति की जो संकल्पना है वो प्लवनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे आर्किमिडीज ने प्रस्तुत किया था। प्लवनशीलता तरल माध्यम में किसी वस्तु के तैरने का वह गुण या योग्यता है जिसके द्वारा वह अपने द्रव्यमान के बराबर द्रव के द्रव्यमान को हटाया जाता है। इस्पात से निर्मित जलयान जल पर इसलिए तैरता है क्योंकि वह अपने कुल भार के बराबर जल राशि को हटाता है, किंतु वह उल्लेखनीय है कि जलयान को सहारा देने वाली जल की सतह यांत्रिक अथवा मजबूत नहीं होती है। यांत्रिक शक्ति की अपेक्षा प्लवनशीलता का गुण जलयान को सहारा देता है। किसी महाद्वीप का सागर तल से ऊंचा उठा हुआ होना कोई भाग उपरोक्त विधि द्वारा ही सहारा प्राप्त करता है। उदाहरणतः माउंट एवरेस्ट के भूभाग की कल्पना अगर हम करें तो विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट है। इसके निकटवर्ती पर्वत शिखरें पृथ्वी के भीतर स्थित पदार्थों की यांत्रिक शक्ति के कारण अपने स्थान पर नहीं टिकी है, अपितु महाद्वीप की सतह का ऊपरी भाग, पर्वतीय भाग समुद्र तल के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि स्थल का वह भाग अपने द्रव्यमान के बराबर राशि को हटाकर लचीले दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर में गहराई तक प्रविष्ट है। इस प्रकार महाद्वीपों के पर्वतों के ऊंचे भागों के नीचे का पदार्थ उन्हें धरातल पर संतुलित करता है। निचले भाग की जड़ें उथली होती हैं। जल में तैरते हुए यान की भांति समस्त महाद्वीप समस्थितिक संतुलन की स्थिति में होता है। स्पष्ट है कि धरातल के ऊपर स्थित ऊंचे पर्वतों को संतुलित करने के लिए उनकी सियाल जो निर्मित गहरी जड़ है जो सीमा की गहराई में प्रविष्ट होंगी। भूपटल पर समस्थिति इसलिए विद्यमान है क्योंकि वहाँ अधिक सघन सीमा के ऊपर तैरता है तथा इसका प्रत्येक भाग अपनी मोटाई तथा घनत्व के अनुसार मेंटल के पदार्थ को हटाता है। स्पष्ट है कि अधिक सघन भूपटलीय पदार्थ कम सघन भूपटलीय पदार्थ की अपेक्षा अधिक गहराई तक मेंटल में डूबेगा। दूसरे शब्दों में अधिक मोटाई वाला भूपटलीय पदार्थ समान घनत्व वाले भूपटलीय पदार्थ की अपेक्षा अधिक गहराई तक प्रवेश कर सकेगा। समस्थिति के सिद्धांत के माध्यम से इस तथ्य का स्पष्टीकरण इस तरह से किया जाता है कि महाद्वीप गहरे महासागरों के नितलों से लगभग 3 मील ऊपर क्यों उठे हुए हैं और किसी पर्वत की
मुख्य श्रृंखला अत्यधिक ऊंचाई में सामान्य महाद्वीपीय धरातल के ऊपर क्यों उठी हुई है। इस तरह से समस्थिति के सिद्धांत का विपाय पृथ्वी के अंदर ऐसे तल से होता है जिसके ऊपर शैलों के आधार पर विभिन्न भागों में मिलने वाले पदार्थों के घनत्व में अंतर मिलता है। इस सिद्धांत का यदि हम विकास देखें तो इस सिद्धांत का विकास भी भारत में आई समस्याओं के कारण हुआ। यद्यपि आइसोस्टेसिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन ने 1889 में किया था तथा प्रेट ने सिद्धांत का विश्लेषण किया, किंतु इस क्षेत्र में प्रेक्षण का जो कार्य है 1735 में एंडीज पर्वतों में भूगणितीय सर्वेक्षण के दौरान फ्रांसीसी विद्वान पियरे बाफर द्वारा किया गया था। उन्होंने गुरुत्व संबंधी विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि एंडीज का गुरुत्व खिंचाव तथा उतना नहीं था जितना उसके पिंड से ही हो सकता था। इसी प्रकार बोस्कोविच नामक एक अन्य फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्लेट के बहुत पहले यह विचार प्रकट किया था कि पृथ्वी के अंतरतम में तापमान द्वारा पर्वतों के नीचे की शैलों का विस्तारण होने के कारण उनका घनत्व कम होना चाहिए। ब्रिटिश खगोलवेत्ता सर जॉर्ज जॉन हर्शल ने प्रतिपादित किया कि भूपर्पट्टी का भारी क्षेत्र अभ्यंतर की सुघट्टता के कारण नीचे धंस गया। इसी दौरान भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित सिंधु गंगा मैदान में त्रिकोणीय सर्वेक्षण के दौरान समस्थिति की संकल्पना का विचार प्रकट किए गए। जब सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में 1859 में गुरुत्वाकर्षण संबंधी कुछ विसंगतियों का पता लगाया गया। 1869 में प्रेट के संरक्षण में गंगा सिंधु मैदान में अक्षांशों के निर्धारण हेतु भूगणितीय सर्वेक्षण किया जा रहा था। भारत के मध्य देशांतर का कल्याण तथा कल्याणपुरा नामक दो स्थानों का त्रिभुजीकरण तथा खगोलीय विधियों द्वारा किए गए मापों का परिणाम लिया गया। त्रिभुजीकरण विधि का जो मापन किया गया, खगोलीय विधि द्वारा मापन किया गया, दोनों विधियों के परिणामों में अंतर देखने को मिला। तो जो अंतर आया उस अंतर के कारण इस सिद्धांत का जो है विकास बढ़ता चला गया। इस अंतर को देखकर प्रॉट महोदय को आश्चर्य हुआ, क्योंकि कल्याण की दूरी हिमालय के मात्र 96 किलोमीटर थी। अतएव प्रेट ने अनुमान लगाया कि हिमालय की निकटता का प्रभाव ही साहुल रेखा जो प्लम बॉब लाइन है के आकर्षण का कारण थी। ज्ञात हुआ कि किसी स्थान पर अक्षांश रेखा का खगोलीय निर्धारण स्वतंत्र रूप से लटकते हुए साहुल की दिशा के अनुसार होता है। किसी स्थान पर आकर्षण की दिशा को साहुल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी के गोलाभ होने के कारण साहुल रेखा सागर तल पर शुद्ध लंबवत न होकर कुछ विक्षेपित होती है और इस तरह से इस सिद्धांत का विकास हुआ।